हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट। दीज आर शॉर्ट नोट्स, पर इसके अंदर मैं हर एक कॉन्सेप्ट जो है इस चैप्टर का उसे कवर करूंगी और वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होने वाली है, आपको सब कुछ समझ आएगा। पर इसके अंदर ज़्यादा एग्जाम्पल्स वगैरह नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट है। आप इसको ध्यान से समझो और इसको यहाँ से याद भी करो रोक के वीडियो को, और उसके बाद आप जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे फिर आप इस चैप्टर के अंदर मास्टर हो जाओगे। So without wasting time, let's get started. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट की। इसके अंदर मैं आपका वो वाला पार्ट नहीं कवर करूँगी जो थ्योरी है, जहाँ से नीट में आपके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। वो सिलेबस में है, उसकी बस एक रीडिंग ले लीजिएगा, पर उसके अंदर क्वेश्चंस नहीं आते होते। जो आपका स्टार्टिंग का पार्ट है वो वाला नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को अगर हम देखें तो इंट्रोडक्शन के अंदर देखो, कोई भी हम एलिमेंट को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्स जो है ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हमारे पास क्लोरीन होता तो मैं Cl से करती, अगर हाइड्रोजन है तो H से करती, हीलियम है तो He से करती। इसी तरीके से हम एक्स की जगह पे कोई भी एलिमेंट को लिखते हैं। और ऊपर जो मैंने A से रिप्रेजेंट करा है वो आता है उसका मास नंबर, यानी उसका कितना मास है ना, वो आपका मास नंबर होता है, वो ऊपर लिखा जाता है इन सुपरस्क्रिप्ट। और जो आपकी सबस्क्रिप्ट के अंदर Z से जो मैंने आपको रिप्रेजेंट करा है वो है एटॉमिक नंबर। उसका एटॉमिक नंबर क्या है, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है, हीलियम का 2 होता है। इसी तरीके से इसका एटॉमिक नंबर क्या है वो यहाँ पे Z से रिप्रेजेंट होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो आप देखो न्यूट्रॉन्स कितने होंगे किसी एक एलिमेंट में, किसी एक एलिमेंट के एक एटम में। एक एटम की बात कर रहे हैं, उसमें कितने न्यूट्रॉन्स होंगे। तो A माइनस Z, पता है क्या होता है एक्चुअली में, इसको बाद में देखते हैं हम। देखो प्रोटॉन्स, A जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, A हमें रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, यानी मास नंबर। आपने हम ये बाद में भी आएगा, शायद इसमें भी आएगा। देखो क्या होता है ना, हमारा जो मास नंबर होता है, मास जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन होता है बहुत ज़्यादा हल्का होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और हम प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास, दोनों का मास ऑलमोस्ट इक्वल होता है, तो हम इसको ऑलमोस्ट इक्वल मान के चलते हैं। इसलिए हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास जो है वो सेम लेंगे, और हम इसके अंदर मास में हम काउंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को ही काउंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं, ठीक है। तो A जो है यानी हमारा जो मास नंबर है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को। जितने प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स है उतना, ठीक है। लेट्स से मान लो उसमें 8 प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, लेट्स से, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। लेट्स से उसके अंदर 8 जो है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स टोटल हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ उसका मास 8 है, उसका मास नंबर 8 है। अब उसे अगर आपको ग्राम में करना है तो उसको ग्राम जो एक मास नंबर होता है, AMU के अंदर आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है AMU 8 AMU हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें बाद में आएंगी, अभी आपको बस ये फोकस करना है कि जो A है ये प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स है। और जो हमारा Z है ये हमारे पास क्या होता है, Z नंबर होता है, ये प्रोटॉन्स का नंबर होता है। जितना मतलब एटॉमिक नंबर होगा उतने ही हमारे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ना इनिशियली हमारे एटम में इक्वल होता है। प्रोटॉन्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है किसी भी एटम में इनिशियली, जब उसने कोई रिएक्शन वगैरह नहीं किया होता। तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स अगर इक्वल है, और वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, Z रिप्रेजेंट कर रहा है। जो पर न्यूट्रॉन्स इक्वल नहीं है प्रोटॉन्स के, न्यूट्रॉन्स इक्वल नहीं है प्रोटॉन्स के, तो A सिंपली क्या हो जाएगा, आपका प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स हो जाएगा। अगर A डबल है Z का तो हम कह सकते हैं न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तीनों इक्वल हैं। डिड यू गेट मी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आपको बस ना देखो एनायन कैटायन एनोड कैथोड में बहुत कंफ्यूजन होती है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, एक चीज़ याद रख लो बस, दैट इज़ कि एनोड हमेशा पॉजिटिव होगी। बस एक आपको ये चीज़ याद रखनी है, एनोड पॉजिटिव होगी, बाकी सब कुछ अपने आप बन जाता है। देखो अगर एनोड पॉजिटिव है हमारी, ठीक है, अगर एनोड हमारी पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है हमारी जो कैथोड हो जाएगी वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। और एनायंस और कैटायंस क्या होते हैं, जो एनोड के ऊपर, अगर अब एनोड के ऊपर जोन से आयंस आते हैं, जो आयंस एनोड के ऊपर आ रहे होते हैं उन्हें हम कह देते हैं वो एनायंस है। अब ऑब्वियस सी बात है एनोड पॉजिटिव है तो आयंस कौन से आ रहे होंगे, एनोड के ऊपर नेगेटिवली चार्ज, तो एनायंस हमारे कैसे हो जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज। और जो हमारे कैथोड थी
जो हमारी कैथोड थी वो हमारी नेगेटिवली चार्ज थी। अब इसके ऊपर कौन से आयन्स आएंगे, जो पॉजिटिवली चार्ज आयन्स आएंगे, इनको हम क्या बोलते हैं, कैटायंस बोलते हैं। कैटायंस हमारे पॉजिटिवली चार्ज होंगे एंड आयन्स हमारे नेगेटिवली चार्ज होंगे। इसमें आपको आगे से कभी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आपको बस इतना याद रखना है एनोड आपकी पॉजिटिव है, ठीक है। तो एनायन और कैटायन आपको क्लियर हो गया। अच्छा, जब क्या होगा ना, हमारे एटम के ऊपर चार्ज आ जाएगा तो उस केस में हमारे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर वेरिएबल होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ क्लोरीन माइनस, ठीक है। मैं कहती हूँ, अगर मैं लिखती हूँ क्लोरीन माइनस, तो इसका क्या मतलब हुआ, जब हम माइनस साइन दिखाते हैं तो इसका मतलब कि जो मेरा क्लोरीन एटम है इसने गेन किया है इलेक्ट्रॉन। क्या किया है, गेन किया है। अब ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, तो अगर वो गेन करेगा तो उसके ऊपर भी प्रोटॉन, पहले तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल थे, पर अब उसने इलेक्ट्रॉन गेन करा, मान लो एक, ठीक है। तो अब जो उसके पास नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा हो जाएगा प्रोटॉन से, है ना। तो फिर इसलिए उसके ऊपर एक नेगेटिव आया। मानो उसने 2 इलेक्ट्रॉन करे होते तो फिर उसके पास 2 नेगेटिव आ जाता। अच्छा, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज इक्वल होता है, बस ऑपोजिट होता है पर वैसे इक्वल होता है। बट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का क्या इक्वल नहीं होता है, मास इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो हमें ये बात पता चल गई कि अगर हमारे पास ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं, जितना नेगेटिव चार्ज है उतने ज़्यादा ऐड हुए हैं। तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो फिर हमारा जो चार्ज, नेगेटिव चार्ज ऐड होएगा उसके अंदर, ठीक है। और अगर हमारे पास पॉजिटिव आते हैं, यानी उसने दान करे हैं, उसने जो है दे दिए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, जितना उसके पास पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव 2 चार्ज है किसी के पास, तो इसका मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसी को दे दिए हैं। अगर मेरे पास Mg+2 है तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे चुका है, तो यानी इसके प्रोटॉन्स जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होंगे। कितने ज़्यादा होंगे, 2 ज़्यादा होंगे। आई होप आपको ये बात जो है वो अच्छे से क्लियर होगी। और बहुत बेसिक बात थी बट फिर भी मैंने आपको बताई, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है जो मास ऑफ एटम वाला है, हमने इसी वीडियो में याद भी करना है। किसी को इसमें कोई याद नहीं हुआ कुछ भी तो प्लीज़ एक बार वीडियो को पॉज कर लो आप और इसको अच्छे से रोक के याद कर लो। इंट्रोडक्शन सबको याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम। इंट्रोडक्शन सबको याद होनी चाहिए। देखो मैं फिर से रिपीट भी कर देती हूँ आपको कि एक्स आपका रिप्रेजेंट करेगा, ऊपर आपका सुपरस्क्रिप्ट की मास नंबर, सबस्क्रिप्ट में एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम ए हो जाता है, तो न्यूट्रॉन्स हमारे क्या हो जाएंगे, A-Z हो जाएंगे। A-Z सिंपली उधर मैं मूव कर दिया मैंने प्रोटॉन्स को, ठीक है। प्रोटॉन्स Z होते हैं ना, तो प्रोटॉन्स को उधर मूव करके Z से सिंबलाइज कर दिया। प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, Z होंगे। एनोड हमारी पॉजिटिव होगी, एनायंस हमारे नेगेटिव होंगे। अगर नेगेटिव हैं तो इसका मतलब उसने लिए हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका नेगेटिव चार्ज जो है वो बढ़ जाएगा। अगर कैटायंस हैं, देखो प्रोटॉन्स हमेशा सेम ही रहेंगे। प्रोटॉन्स जब एनायन कैटायन जब चार्ज है ना तो प्रोटॉन्स हमेशा Z ही रहेगा। पर अब मैं बात कर रही हूँ इलेक्ट्रॉन्स की। जब एनायन है यानी नेगेटिव चार्ज है तो मेरा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे Z+ जितना भी मेरा नेगेटिव चार्ज है। अगर मेरा जो है पॉजिटिव चार्ज आता है तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, Z- जितना भी चार्ज है। यू गेट माई पॉइंट। ये बात आई होप आपको क्लियर होगी और याद भी होगी है, ठीक है। फिर आते हैं हम, ये आपकी ना कुछ आपके लॉज थे, थ्योरीज थी, ये आपको थोड़ा सा याद करने वाला पार्ट है। इसको याद रखना है कि कौन सी थ्योरी किसने दी है, ठीक है। सबसे पहले आती है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। देखो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है हमें, डिफरेंट एटम्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। डाल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी दी और उसने कहा कि जो डिफरेंट तरीके के एटम्स हैं, ठीक है। मैं कहती हूँ आपको, लेट्स से एक रेड है और एक ब्लू है, चेंज हो गया वैसे, बट एक रेड है, किसी से भी सिंबलाइज कर लो। लेट्स से ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है। जब ये दोनों डिफरेंट एटम्स कंबाइन करके कुछ बनाएंगे तो उसको मैं कंपाउंड बोलूँगी। पर इन्होंने ना ये बात नहीं बता पाए। देखो लॉजिक से देखा जाए, अगर डिफरेंट एटम्स कंबाइन करते हैं तो हमारा कंपाउंड बनता है, ठीक है। अगर सेम एटम्स कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। आई होप आपको ये बात पता है। एटम हो गया जैसे O, मॉलिक्यूल हो गया हमारा O2 और हमारा कंपाउंड क्या हो गया, CO2। यहाँ पे डिफरेंट
एटम्स जो है वो कंबाइन करे, O2 में सेम एटम्स कंबाइन करे, O तो हमारा सिंगल एटम है, ठीक है। तो डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी में क्या कहा था ये भी पता होना चाहिए। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ये नहीं कहती थी कि सेम एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाएंगे, वो ये कहती थी कि डिफरेंट एटम्स कंबाइन करके कंपाउंड बनाएंगे। इसकी लिमिटेशन ही यही थी कि ये नहीं बता पाए कि सेम एटम्स जो है वो कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है। वो ये नहीं बता पाई, उसको पता ही नहीं था H2 होता है, उसको पता ही नहीं था O2 होता है, उसको बस लगता था 2O होता है। वो लिखता था ना रिएक्शन में 2O लिखता था, कभी भी O2 नहीं लिखता था, 2O लिखता था। उसको लगता था 2 ऑक्सीजन डिफरेंट हैं, वो 2 मोल्स हमने ले रखा है, ठीक है। पर ऐसा नहीं होता था। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में इसको मॉलिक्यूल के बारे में नहीं पता था, ये इसकी लिमिटेशन थी। फिर आता है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके नाम में ही छुपा हुआ है, देखो कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि हमारा जो मास है वो कंजर्व रहेगा। मास कैन नॉट बी नीदर क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड। मास को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा रिएक्टेंट का मास होगा वही हमारा प्रोडक्ट का मास होगा। इक्वल होंगे किसका मास, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास, ठीक है। इसकी लिमिटेशन क्या थी, इसकी लिमिटेशंस थी कि ये न्यूक्लियर रिएक्शंस पे एप्लीकेबल नहीं था। क्यों नहीं था न्यूक्लियर रिएक्शंस में, उसमें कैसे डिस्ट्रॉय हो रहा है। उसके अंदर जो मास था ना वो हमारा काफ़ी मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए रिएक्टेंट का मास जो था वो डिफरेंट आता था। इनफैक्ट मैं कहूँ ज़्यादा आता था, किससे, प्रोडक्ट से ज़्यादा आता था। क्यों, क्योंकि इसके रिएक्टेंट की तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी में बदल गया, तो रिएक्टेंट का आधा मास ही जा पाता था प्रोडक्ट में, क्योंकि आधा तो एनर्जी में चला गया। नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, यानी इसके भी नाम में पता चल रहा है कि हमेशा जो कॉम्पोजिशन रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, इसके भी नाम में छुपा हुआ है। तो देखो ये क्या कहते हैं कि कंपाउंड जो है ना हमारे पास, कंपाउंड को चाहे मैं किसी भी सोर्स से ले आऊं उसका अंदर रेशो सेम होगी। किसकी रेशो सेम होगी, डिफरेंट एटम्स या डिफरेंट एलिमेंट्स की रेशो जो होगी वो फिक्स होगी। कैसे फिक्स होगी, मैंने कहा मैं पानी चाहे अपने नल का ले लूँ, मैं पानी चाहे बिस्लेरी का ले लूँ, मैं पानी चाहे किसी रिवर का ले आऊँ, हमेशा उसके अंदर क्या चीज़ फिक्स रहेगी, H2O ही रहेगा। केमिकल फॉर्मूला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 2:1 ही रहेगा। ये हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन था कि आप किसी भी कंपाउंड को कोई भी सोर्स से ले आओ, इररेलेवेंट सोर्स, कोई भी सोर्स से ले आओ तो उसकी जो फिक्स्ड रेशो ही रहेगी। फोर्थ था हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता था कि दो एलिमेंट्स जो हैं वो जब कंबाइन करेंगे तो वो, देखो दो एलिमेंट्स अगर कंबाइन करके दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं और उसमें मैं एक एलिमेंट के रेशो को फिक्स कर देती हूँ, तो जो बाकी के दूसरे एटम्स हैं, दूसरा एलिमेंट है, दोनों का उनका सिंपल मास रेशो आएगा। अच्छा इसका क्या मतलब हुआ, ये लाइन लिखी हुई है, ये इसका क्या मतलब क्या हुआ, मैंने बोल तो दी ये लाइन, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से कि हमारे H और O लिया मैंने, ये दो डिफरेंट एटम्स हैं, ये मिलकर दो तरीके के कंपाउंड्स बना रहे हैं। अब यहीं पे लिखती हूँ मैं, ये मिलकर एक तो बना रहे हैं H2O, एक ही यहाँ पे मिलके बना रहे हैं H2O2, ठीक है। एक इन्होंने मिलके बनाया H2O, एक इन्होंने मिलके बनाया H2O2। तो अब इसमें क्या फ़र्क क्या होगा इसके अंदर, ये कह रहे हैं कि जब दो एलिमेंट्स, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है ना, जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करके दो से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, अब दो ही एलिमेंट्स हैं H और O, ये क्या बना रहे हैं, दो से ज़्यादा नहीं आएगा, यहाँ पे एक से ज़्यादा आएगा, आई एम सॉरी, यहाँ पर एक से ज़्यादा, जब ये एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, एक से ज़्यादा ही बना रहे हैं, आपको दिख रहा है H2O भी बना रहे हैं, H2O2 भी बना रहे हैं, तो अगर हम एक एलिमेंट का फिक्स कर दे तो जो दूसरे का मास रेशो होगा वो सिंपल आएगा, यानी कि होल नंबर रेशो आएगा, है ना। ये देखो क्या कह रहा है ये,
अब लेट्स से मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को फिक्स कर दिया मैंने, देखो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 हैं, तो ये कह रहा है कि ऑक्सीजन, इसका मास लिखो, इसका मास हो जाएगा 16G, इसका हो जाएगा 32G। तो इसका जो रेशो होएगा वो हमेशा सिंपल रेशो होएगा, और क्या आया हमारे पास 1:2 आया। यही ये कहने की कोशिश भी कर रहा है, ठीक है। देखो ये यही कह रहा है कि जो हमारे दो एलिमेंट्स अगर कंबाइन करके दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो मैं उनमें से अगर एक एलिमेंट H को मैंने फिक्स कर दिया, तो जो दूसरे O होंगे वो उनका जो मास का रेशो लेंगे जब दोनों का, तो वो सिंपल आएगा, यानी होल नंबर रेशो आएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया, और रेड से बोर हो जाते हैं, नेक्स्ट कलर ले लेते हैं। आप गे-लुसाक्स लॉ देखते हैं ब्लू कलर से। देखो पहले इन तीनों को तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मल्टीपल प्रोपोर्शन इसके नाम में पता चल रहा है कि जब हम दो एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे, दो से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, एक एलिमेंट को फिक्स करके दूसरे का मल्टीपल प्रोपोर्शन होएगा, है ना। तो और ऊपर वाला क्या कह रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, यानी कि आप इसे कहीं से भी किसी भी सोर्स से ले आओ, इसके अंदर जो दो एलिमेंट्स का रेशियो होएगा वो हमेशा सेम होएगा। कंजर्वेशन ऑफ मास, मास को ना ही हम क्रिएट कर सकते ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में पता ही है, याद भी होगी थी कि डिफरेंट डिफरेंट एटम्स कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं। इसकी लिमिटेशन क्या थी कि ये सेम एटम्स को नहीं बता पाया था कि वो मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं गे-लुसाक्स लॉ। गे-लुसाक्स लॉ जो होता है ना, ये गैस पे जो है, वो गैस जो है इसे फॉलो करती है, ये गैस के लिए है, मतलब एक तरीके से ये लॉ गे-लुसाक्स लॉ गैस के लिए ये क्या कहती है कि जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं ना, उनका सिंपल रेशो आएगा। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। जो हमारा रिएक्टेंट है और हमारा प्रोडक्ट है, इनका जब हम रेशो लेंगे, किस चीज़ का रेशो लेंगे, वॉल्यूम का रेशो लेंगे। यहाँ पे ये मेंशन नहीं है नोट्स में, प्लीज़ कीप इन माइंड, किस चीज़ का रेशो लेंगे, जब हम वॉल्यूम का रेशो लेंगे रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का, तो वो हमेशा कैसा रेशो आएगा, सिंपल रेशो आएगा। किस केस में, गैसेस के केस में। कौन सा लॉ है, गे-लुसाक्स लॉ, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के वॉल्यूम्स का रेशो हमेशा सिंपल रेशो आएगा, होल नंबर रेशो आएगा, मल्टीपल प्रोपोर्शन वाला रेशो आएगा, किसमें, गैसेस के अंदर। फिर आता है एवोगाड्रोस लॉ, ये भी गैसेस के लिए था। इन्होंने क्या बोला कि हमारा जो अगर हमने देखो हमें इक्वेशन पता है ना, PV = nRT। अब हमें पता है इसमें R तो हमारा कांस्टेंट ही होता है, इसको हटा दो, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या बोला कि टेम्परेचर प्रेशर मेरा है ही कांस्टेंट, तो बचा क्या, V और N बच गए, यानी V और N, V1/V2 = N1/N2। यानी कि अगर मेरी वॉल्यूम, लेट्स से कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, इसकी वॉल्यूम x है, इसकी वॉल्यूम 2x है, ठीक है, x है 2x है, तो मुझे अगर मोल्स निकालना है, इसका पता है इसका नहीं पता, तो हम इजीली इसके मोल्स जो है वो निकाल सकते हैं। किस इक्वेशन से, V1/V2 = N1/N2। यहाँ पे N जो आपके नंबर ऑफ मोल्स को इंडिकेट करिए, किस कंडीशन में जाके टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो हम इसको लो को यूज़ करते हैं। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एट NTP क्या क्या चीज़ें होती हैं वो भी आगे हम देखेंगे। ये बात प्लीज़ 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 अच्छे से याद रखना। एवोगाड्रोस लॉ, V1/V2 = N1/N2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। ये जो यहाँ पे लिखा हो ना कैनिज़ारो मेथड, ये सब कैनिज़ारो मेथड ये हम लास्ट में पढ़ेंगे, सबसे नॉट सबसे लास्ट में, बट इस पेज के लास्ट में, ठीक है। देखो मास ऑफ एटम देखते हैं अब। नेक्स्ट ये वाला बॉक्स आपको अगर दिख रहा हो, ये वाला बॉक्स अब हमने कवर करना है, मास ऑफ एटम का, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मास ऑफ एटम की अगर मैं बात करती हूँ तो इलेक्ट्रॉन मेरा बहुत ज़्यादा हल्का होता है, तो मैं मास ऑफ एटम के अंदर सिर्फ और सिर्फ मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को ही ऐड करती हूँ। ऐसा क्यों हुआ, याद करना है इन मासेस को भी, इसको भी हमने याद किया है, बॉक्स को, इसको भी हमने याद किया है, इस बॉक्स को भी अभी याद करना है,
ठीक है, कोशिश करो याद करने की। एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर शेल्स पे रिवॉल्व करते हैं। आई होप इतनी बेसिक बात आपको क्लियर हो, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बात करते हैं पहले। प्रोटॉन को अगर हम देखें तो प्रोटॉन का मास कितना होता है, इसको याद रखना है आपको। बस एक ये वैल्यू याद रखनी है, बाकी कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं। क्या वैल्यू है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। बार बार रिपीट करेंगे। प्रोटॉन, एटम के अंदर जो प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, इसका मास कितना होता है? एक सिंगल प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। आप सोच सकते हो कितना छोटा है, क्योंकि ये पावर जो है 10⁻24 है। यानी इसको मैं अगर कुछ इस तरीके से लिखूँ 0 पॉइंट करके, तो यहाँ पे 23 जीरोज लगाऊंगी, फिर मैं 167 लिखूंगी लास्ट में। यू गेट द पॉइंट। ये बहुत ज़्यादा लाइट होता है। अब हमारे लिए लग रहा है, पर इलेक्ट्रॉन तो इससे भी बहुत ज़्यादा लाइट होता है। तो देखो, प्रोटॉन जो होता है उसका मास कितना होगा? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होगा एक प्रोटॉन का मास। आई रिपीट, कितना मास होगा? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 मास होएगा, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो। अब इसको केजी में कन्वर्ट करना है, आपको पता है -24 की जगह -27 लिख देंगे, सिंपल है। क्योंकि क्या होता है, एक केजी में कितने ग्राम्स होता है? 1000 ग्राम्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे -24 का -27 आ देंगे, पर आपको बस यही वैल्यू याद होनी चाहिए, ये तो आपको अपने आप ही पता चल गई, ठीक है ना। फिर देखो हमने क्या किया, हमने ना इसी को यूनिट मान लिया। अब जब हमने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ना है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, हमने इसको यूनिट ही दे दिया एक पूरा। इसके ऊपर हमने यूनिट बना दिया, 2 3 एक भी 3 यूनिट, कि ये जो वैल्यू है, बार बार ये वैल्यू लिखे कि मान लो 4 प्रोटॉन है, 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24। तो ये बहुत यूजलेस लग रहा था, तो हमने इसी को एक यूनिट मान लिया। 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स को हमने एक यूनिट दे दिया, ताकि हमारे लिए कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाए। और हमने एक नहीं 3 यूनिट दे दिए। 1 डाल्टन, 1 यूनिफाइड मास लिख देते हैं, 1 AMU और 1 डाल्टन, बेसिकली 2 यूनिट दिए, यू तो ऐसे दिए, वह यूनिफाइड मास, ठीक है। डाल्टन क्यों दिया? क्योंकि हमारे डाल्टन जी ने सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी दी थी, है ना। तो हमने डाल्टन दे दिया, एक 1 AMU दे दिया, ठीक है। 1 AMU 1 U 1 डाल्टन किसके बराबर है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स के बराबर है। नेक्स्ट आता है मेरे पास न्यूट्रॉन। अगर मैं बात करूँ न्यूट्रॉन जो होता है थोड़ा सा ना ज़्यादा भारी होता है प्रोटॉन से, पर ज़्यादा भारी नहीं होता, इसलिए हम इनको इक्वली मानते हैं। तो क्या मानेंगे इसका भी वेट? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, ठीक है। फिर देखो इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात करूँ, इलेक्ट्रॉन्स बहुत हल्के होते हैं। देखो 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम, 24 है 28 हो गया, है ना। 4 जो है डेसिमल प्लेसेस और पीछे चला गया। ये देखो केजी में, फिर वही यहाँ पे अपन फिर से बढ़ा देंगे, 3 - 31 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कितना लाइट है। अगर हम देखें तो 1837 टाइम्स हैवियर होता है हमारा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से, 1837 टाइम्स। इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। अब आपने देखो ध्यान से क्या बात देखनी है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास याद होना चाहिए बहुत अच्छे से। 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात क्लियर होगी। ये वाला बॉक्स भी हमारा डन हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट बॉक्स क्या है? एवोगाड्रोस नंबर। नहीं, पहले हम ये वाला बॉक्स करते हैं। RAM, AAM, GAM। आपको ना इस टॉपिक पे इतनी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, इतनी सारी ना, इतनी लंबी वीडियो होंगी आपके पास सिर्फ इस बॉक्स को एक्सप्लेन करने के लिए। और देखो मैंने इसको बिल्कुल इतने सिर्फ 3 लाइन्स में आपके लिए लिखा है, लाइन भी नहीं कहूँगी इसको तो मैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो इस वाले पार्ट को, बहुत अच्छे समझा, आपको बहुत ज़्यादा PYQs भी मिल जाएंगे इस पार्ट में। देखो RAM
AAM, एक बार फिर से कलर चेंज कर लेते हैं चलो इसके लिए, ठीक है। RAM क्या होता है, AM क्या होता है, GAM क्या होता है। ये होता है हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास, ये होता है मेरे पास एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, ये होता है मेरे पास ग्राम एटॉमिक मास, है ना। तो देखो अगर मैं कार्बन की बात कर रही हूँ यहाँ पर, तो कार्बन का हम सबको पता है मास नंबर 12 होता है। यानी कि मैं बोलूँ रिलेटिव एटॉमिक मास, किससे रिलेट कर रहे हैं हम, रिलेटिव तो यही हुआ ना। लेट्स से मान लो मैं दो लोगों के मार्क्स को अगर कंपेयर करूँ, तो लेट्स से मान लो एक बच्चे के मार्क्स है 10, दूसरे बच्चे के है 5, तो मैं इसको इस वाले बच्चे को ये बोलूँगी कि देख ए बच्चे के तेरे से 2 गुना मार्क्स आए हैं। 10 को क्या बोलूँगी कि वाह बेटे वाह, तूने बी वाले बच्चे से डबल मार्क्स लाया, है ना। तो इसी तरीके से रिलेटिव एटॉमिक मास भी क्या हो गया, किसी के अगर कंपैरिजन में देखें तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो होगा हमेशा यूनिट लेस होगा, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि किसी से कंपेयर करके। अब मैं बोल रही हूँ कि किसी ने 5 kgs लिया, किसी ने 10 kgs पोटैटोज लिए लेट्स से, ठीक है। तो इसको मैं ये थोड़ी बोलूँगी, इसको मैं यही बोलूँगी सीधा तूने उससे डबल जो है पोटैटोज लिए, है ना। उसमें केजी नहीं आएगा उस केस में, मैं थोड़ी बोलूँ डबल केजी लिया तूने, नहीं, तूने सिंपली उससे डबल पोटैटोज लिए, ठीक है। तो इसका भी यूनिटलेस होता है, पर हम इसको पता है कंपेयर किससे कर रहे हैं, हम इसको कंपेयर कर रहे हैं 1 से। हम इसको अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो हम ऐसे कार्बन जिसका मास 12 होता है उसके 1/12 हिस्से से कंपेयर करें, तो एक तरीके से हम 1 U 1 AMU 1 डाल्टन से इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो इसका 12U है, 12 AMU 12 डाल्टन, तो इसका कितना हो जाएगा, 12 टाइम्स हो जाएगा। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो गया, 12 हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ एब्सोल्यूट क्या होगा इसका, असल में इसका खुद का मास क्या होगा, 12U होएगा सिंपली। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास हमें क्या बताता है ना, ग्राम एटॉमिक मास एक तरीके से आप देखो, इसका मास अगर 12 है ना, तो इसके कहने का मतलब ये तो है कि इसका एक एटम का मास 12U है, ठीक है। पर इसके एक और कहने का मतलब है, हमने देखो आपने सुना हुआ है ना ये वाला एवोगाड्रो नंबर, हमने सबने सुना हुआ है ये। चलो ये पहले एवोगाड्रो पढ़ते हैं, फिर हम ये GAM पढ़ेंगे। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, एक नंबर होता है Na, हमने इसको एक स्टैंडर्ड नंबर मान लिया। एक मॉलिक्यूल, हमने बोला एक मॉलिक्यूल जब हम बात करें तो इसके अंदर इतने एटम्स होंगे, स्पेसिफिकली कितने, 6.022 × 10⁻23 एटम्स होंगे। किसके अंदर एटम्स इतने होंगे, एक हमने बोल दिया एक मोल, हमने एक यूनिट डिसाइड कर ली कि एक मोल एटम्स कि जब मैं बात करूंगी तो एक मोल में इतने एटम्स होंगे। दीज आर सो मेनी एटम्स। अब सोचो 6022, उसके बाद आप देखो 1 2 3 20 जीरोस लगेंगे, इसके बाद इतने सारे एटम्स होते हैं एक मोल में। यू गेट द पॉइंट, एक मोल में इतने सारे एटम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब हमने इतना स्पेसिफिक सा नंबर ही क्यों लिया, हमने कोई थोड़ा सा नॉर्मल नंबर क्यों नहीं लिया कि 10,000 या 20,000, ऐसा नंबर क्यों नहीं लिया हमने 6.022 × 10⁻23 ही क्यों लिया, क्योंकि इसके पीछे बहुत अच्छा रीज़न है। हम अगर देखें, अगर मैं इतने एटम्स का, लेट्स से मैं कार्बन की ही बात करी, तो कार्बन के अगर मैं इतने एटम्स लेती हूँ तो उसका वेट पता है कितना आता है, एक्जैक्टली 12 ग्राम्स। यू गेट इट, कितनी अच्छी बात है। आप सोचो कि वैसे एक एटम का 12U होता है, ठीक है, यानी कि कितना हुआ 12 × 1.67 × 10⁻⁻24 हुआ ग्राम्स में देखे एक एटम का। पर अगर मैं बात करती हूँ Na एटम्स की, यानी एवोगाड्रो नंबर जो होता है, इसको ये एवोगाड्रो नंबर याद होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट नंबर यही है चैप्टर में। कोई नंबर भूला ना, इसको मत भूल जाना, कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, मास भूल देना चाहे प्रोटॉन का, इसको नहीं भूलना, ठीक है। 6.022 × 10⁻23, ये तो सबको वैसे याद ही होता है नंबर, बट याद नहीं है इसको तो 50 बार अपनी कॉपी पे लिख के याद कर लो। तो देखो मैं आपको क्या कह रही हूँ, ग्राम एटॉमिक मास वो मास है जो Na एटम्स का है। यानी अगर मैं देखूँ इतने एटम्स का मास हमारे पास एग्जैक्टली 12 ग्राम्स आता है। तो हम कार्बन के इतने एटम्स का, यही मैं बात करूँ ऑक्सीजन के इतने एटम, O2 के इतने एटम्स की बात करूँ तो इसका मास एग्जैक्टली हमारे पास 32 ग्राम्स आएगा। O के बात करूँ तो एग्जैक्टली 16 ग्राम्स आएगा। अगर मैं हाइड्रोजन के इतने एटम्स ले लूँ उसका एग्जैक्टली मास 1 ग्राम आएगा। यू गेट द पॉइंट कि जो ग्राम एटॉमिक मास है हमारा वो
12 ग्राम्स आएगा फॉर कार्बन। पर एक बात है, ये एक एटम का बता रहा था RAM AM, पर ये Na एटम्स का बताता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। तो अगर हम 12 ग्राम कार्बन की, तो उसके अंदर कितने एटम्स होंगे? Na एटम्स, इतने एटम्स होंगे। ठीक है, फिर देखो मास 1 एटम ऑफ कार्बन। हाँ, ये वही बोला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था कि 1 AMU होता ही क्या है। 1 AMU एक्चुअली में क्या होता है कि एक एटम ऑफ कार्बन का मास क्या होएगा? देखो, एक एटम ऑफ कार्बन का कितना मास होएगा? 12 AMU होएगा, तो उसका 1/12 हिस्सा यानी कि 1 AMU, यहीं से इसकी डेफिनेशन आती है। यानी कि 1/12 हिस्सा ऑफ एक कार्बन के मास। सिंपली वैसे हम एक हाइड्रोजन का मास भी कह सकते थे, बट नेवर माइंड। ठीक है, क्यों हमने कार्बन ले लिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी कार्बन पे बेस्ड होती है। 1 मोल इज इक्वल टू Na एटम्स। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। 1 मोल में कितने एटम्स होंगे? Na एटम्स होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो ब्लू से मैंने बॉक्स में बंद कर रखा है ना, 1/Na इज इक्वल टू 1 AMU, यानी कि 1/6.022 into 10⁻23 इज इक्वल टू 1 AMU। 1 AMU एक्चुअली में कितना होता है? 1.67 into 10⁻23 ग्राम्स। पर अगर Na की बात करें यानी कितने एटम्स होंगे, तो ये 1/Na हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, 1/Na इज इक्वल टू 1/AMU, सिंपली। फिर हम देखते हैं, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है तो हमारे पास ये 3 फॉर्मूलाज हैं, इनको हमें बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, पहले बता देती हूँ, इस वाले वीडियो में हम फर्स्ट पेज कर रहे हैं। सेकेंड वीडियो, यहाँ से हमारा सेकेंड पेज स्टार्ट है। सेकेंड वीडियो में हम सेकेंड पेज करेंगे, फिर थर्ड वीडियो में मैं थर्ड पेज करूँगी। इसके अंदर ना आपका सारा कुछ ग्राम इक्विवेलेंसी का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, साथ में आ जाएगा। बस आपका कौन सा कॉन्सेप्ट रह जाएगा? नॉर्मैलिटी नहीं होगा। नॉर्मैलिटी की अलग से वीडियो बनेगी, नॉर्मैलिटी इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, तो नॉर्मैलिटी की मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। पर ये चैप्टर को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, एक में एक पेज, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा। ठीक है, तो सिंपली देखो, अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो 3 तरीके हो सकते हैं। अगर मुझे मास गिवन है उससे मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, अगर मुझे मॉलिक्यूल्स गिवन है उससे मुझे निकालने हैं, या मुझे वॉल्यूम गिवन है किसके लिए? गैस के लिए। ये थर्ड वाला गैस के लिए फॉलो होएगा। अगर मुझे ऐसा है, मुझे मास दे दिया कि इतना मास है, कितने मॉलिक्यूल्स है बताओ, इतनी वॉल्यूम है, कितना मास है ना? तो उसका सबका एक तरीका, एक वाई मैप आपने सुना होगा। वाई मैप क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स हमारा जो होता है वो सेंटर में होता है। वो कुछ भी दिया है ना, आपने सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, फिर नंबर ऑफ मोल्स से आप कुछ भी निकाल लेना। नंबर ऑफ मोल्स से सब कुछ निकल जाएगा, कुछ भी दिया हुआ है उससे नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। यानी आपको कुछ जो भी गिवन है उससे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं और उससे जो भी आपने फाइंड करना। ठीक है, यही आपका तरीका होना चाहिए किसी भी चीज़ को करने का। तो देखो, पहला फॉर्मूला कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स। कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे आप खुद सोचो। आपको जितना मास दिया है डिवाइडेड बाय उसका एक मोल का कितना मास होता है। 1 मोल के मास को हम क्या बोलते हैं? मोलर मास बोल देते हैं। और ऊपर हमने देखा GAM, यहाँ पे GAM आएगा, सॉरी GMM ही आएगा। GMM क्या होता है ना, एक्चुअली ग्राम मोलिकुलर मास। जैसे ग्राम एटॉमिक मास था, एटॉमिक मास हो गया एक एटम। मतलब आप देखो ना, अगर मैं बात कर रही हूँ Cl की, नहीं लेट्स से अगर मैं बात कर रही हूँ नियोन की, ठीक है, नियोन की अगर मैं बात कर रही हूँ तो नियोन का तो मैं GM ही निकालूंगी। पर ऑक्सीजन की बात करूँ तो मैं ऑक्सीजन का GM क्यों निकालूंगी? इसका तो O2 का निकालूंगी ना मैं। निकलेगा सेम ही तरीके से। O2 का कितना हो जाएगा? 32 ग्राम्स हो जाएगा। वही सेम तरीके से निकलेगा। 16 2 O2 है ना, तो 32 ग्राम्स हो जाएगा। पर इसको नाम हमने अलग दे दिया। मॉलिक्यूल का निकालना है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है जी, हम ग्राम एटॉमिक मास नाम नहीं देंगे, GMM देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे किसके बराबर होंगे? मास जितना हमें गिवन है बाय एक मोल का कितना मास है। मोल, अगर कोई एटम का दे रखा है तो हम यहाँ पे A आ जाएगा, बट यूजुअली हमें Cl2 होगा, O2 होगा, सब मॉलिक्यूल के अंदर मिलते हैं, तो GMM होगा। ठीक है,
ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और इसको हम मोलर मास ही बोल सकते हैं। एक मोल का कितना मास है, एक तरीके से मास बाय एक मोल का कितना मास है, आपको नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। वैसे ही टोटल आपको कितने मॉलिक्यूल्स गिवन है, बाय एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, Na एटम्स होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स बाय Na आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। फिर आपको निकालना नंबर ऑफ मोल्स, फिर से निकालना है आपको वॉल्यूम दे रखी है जो भी, वो यहाँ पे लिख दो, डिवाइडेड बाय एक मोल कितनी वॉल्यूम घेरता है। एक मोल गैस, आप सबको पता, देखो ये बात भी हमने पहले पढ़ी है, सॉलिड जो होगा उसकी फिक्स्ड वॉल्यूम फिक्स्ड शेप होगी, जो हमारा लिक्विड होगा उसकी फिक्स्ड शेप नहीं होगी पर उसकी फिक्स्ड वॉल्यूम जरूर होगी। पर जो गैस है उसकी ना ही फिक्स्ड शेप ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम, जितना ज्यादा जगह दोगे उतनी वॉल्यूम वो घेर लेगा, है ना। तो इसी तरीके से तो हमें पता है एक मोल गैस कितना वॉल्यूम घेरेगी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर। ऐसे तो मैं प्रेशर इंक्रीज कर दूंगी, टेम्परेचर इंक्रीज कर दूंगी तो ज़्यादा ही घेरेगी ऑब्वियसली, पर वैसे अगर मैं टेम्परेचर और प्रेशर अगर कांस्टेंट रखती हूँ, कितना रखती हूँ, 2 रख सकते हैं, एनटीपी या एसटीपी। एनटीपी क्या होगा आपका जब टेम्परेचर 273 होगा, प्रेशर 1 atm होगा। एसटीपी क्या होगा जब टेम्परेचर 273 केल्विन होएगा और आपका प्रेशर क्या होगा 1 बार होएगा। एसटीपी पे 1 बार, एनटीपी पे 1 एटमॉस्फेयर। तो एसटीपी पे हमारा एक मोल कितनी जगह घेरेगा, दैट इज 22.7 लीटर्स, और एनटीपी पे 22.4 लीटर्स। इसको याद करो मेरे साथ, नंबर ऑफ मोल्स की अगर हम बात करें तो एक मोल गैस एट एनटीपी विल कितनी जगह लेगा, 22.4 लीटर जगह लेगा। और एक मोल गैस एसटीपी पे कितनी जगह लेगा, कितनी वॉल्यूम लेगा, 22.7 लीटर्स लेगा। आई रियली होप आपको समझ आ गया कि एक मोल गैस एनटीपी पे 22.4 लीटर्स लेगा और एक मोल गैस एसटीपी पे 22.7 लीटर्स लेगा। इसे याद रखो, एनटीपी पे कम, एसटीपी पे ज़्यादा है। 22.4 एट एनटीपी, 22.7 एट एसटीपी। इतनी एक मोल जगह घेरेगा, और आपको जितनी दी हुई है उसको डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास स्टोशियोमेट्री का कॉन्सेप्ट, फिर आइसोटॉप्स तो छोटा सा, परसेंटेज यील्ड, बहुत छोटे छोटे टॉपिक रह गए। ऑलमोस्ट हमारी वीडियो खत्म होने वाली है, 5-7 मिनट और। ठीक है, देखो स्टोशियोमेट्री की अगर मैं बात करती हूँ तो स्टोशियोमेट्री को देखो, स्टोशियोमेट्री होता क्या है। अगर कोई भी रिएक्शन है, जैसे दिस इज ए बी सी डी, इनका मैंने स्टेट भी दे रखा है, जी 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 यानी गैस, एस मतलब सॉलिड, लिक्विड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम ए क्यू लिखते हैं तो इसका मतलब होता है एक्वस सोल्यूशन, यानी उसको पानी में हमने मिक्स कर रखा है। ठीक है, तो देखो ये लेट्स से कितना ही मोल, ये आगे लिखा है मोल। ठीक है, ये इसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, मोल कह लो या मॉलिक्यूल कह लो। ठीक है, तो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, ये जो आपके आगे पिंक से दिखा हुआ है ना, दिस इज स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। ठीक है, ये आपका मोल्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आपकी वॉल्यूम भी हो सकती है। गैसेस के लिए मैं बोलूँ तो ये वॉल्यूम्स भी हो सकती है हमारी स्टोशियोमेट्री। ज़रूरी नहीं है जो ऐसे 2H2O ही 2 लिखा है तो 2 ही होता है, नहीं नहीं नहीं, आपको जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो भी आपकी स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हो सकते हैं। ठीक है, सिंपल वही सेम तरीका है, आपको कुछ भी गिवन है, लेट्स से आपको मास गिवन है, आपको वॉल्यूम गिवन है, आपको कुछ भी गिवन है, उससे मोल्स गिवन है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सीधा ही फाइंड पे चले जाओ, क्या फाइंड करना है। कुछ भी आपको गिवन है, पहले उस चीज़ के आपको मोल्स निकालने हैं, फिर मोल्स से आपको वो चीज़ निकालनी है जो आपको फाइंड करनी है। ठीक है, देखो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का। देखो आपको जो भी स्टोशियोमेट्री, लेट्स से मुझे मॉलिक्यूल्स मास दिया, लेट्स से मास की बात करती हूँ मैंने आपको बोला कि ये जो है हमारे पास 20 ग्राम्स है। ठीक है, इसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट लेट्स से 2 है। ठीक है, और मुझे बताना है कि ये कार्बन, ये मतलब सी जो है आपका, ये कितना होएगा, ये कितना होएगा, ये मुझे बताना है। अगर ये 30 ग्राम्स है, ये मुझे आपको बताना है क्वेश्चन में, तो हम क्या लिखेंगे, देखो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट मोल्स। देखो सबसे पहले हमें चीज़ें दी होंगी ना, ए तो हम इसमें मोल्स निकाल लेंगे, तो हमें मोल्स जो फाइंड करने हैं, जिसके डिवाइडेड बाय मोल्स जो हमें गिवन है, ऊपर हम क्या लिखेंगे, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट उसका जो जिसका जो हमें फाइंड करना है।
मान लो मुझे इसका मोल्स फाइंड करना है ना, तो मैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखूंगी इसका, फिर मैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसका लिखूंगी जो मुझे दिया हुआ है उस वाले एलिमेंट का। ये आपको प्रैक्टिस करने पे ही समझ आएंगी चीज़ें, इनको मैं थियोरेटिकली नहीं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बस जो समझ आया ना आपको, जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है। वो एक कॉन्फिडेंस होगा, वो आपको क्वेश्चंस खुद करके ही आएगा। आई वुड से अगर आपको अभी नहीं भी याद होगा, मैंने कोशिश करी आपको सब कुछ याद करने की, आप इसी को ही अपने सामने रखो और अपने नोट्स को सामने रखो, अपने फॉर्मूला शीट को ही क्वेश्चंस करो, PYQs NCERT जो भी आप करना फॉलो करते हो बुक को, वो क्वेश्चंस करो, इन्हीं को देख देख के करो चाहे फॉर्मूलाज को। जब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे आपको अपने आप ये चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। फिर आप देखो परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज यील्ड की मैं बात कर रही हूँ, परसेंटेज यील्ड कितनी है, मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय मैक्सिमम प्रोडक्ट दैट कुड बी फॉर्म्ड इनटू 100। अगर आपको क्वेश्चन में कभी कभी ना ऐसे दिया होता है कि 50% यील्ड है हमारी रिएक्शन की, तो यानी मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है ना वो जितना बनना चाहिए था ना उसका आधा ही बनेगा, पूरा नहीं बन पाएगा। किसी तरीके से हमारी जो यील्ड है, जो हमारी जो एफिशिएंसी है वो पूरी नहीं है, वो 50% है अगर मैं कहूँ, तो आधा ही प्रोडक्ट बनेगा जितना बनना चाहिए था। वो तो हम इजीली निकाल सकते हैं, कैसे, स्टोइचियोमेट्री से। स्टोइचियोमेट्री से हम ये तो निकाल सकते हैं ना कितना बनना चाहिए था, वही पता चलता है। स्टोइचियोमेट्री के इस वाले फॉर्मूले से हमें यही पता चलेगा कितना बनना चाहिए था। पर अगर हमारी एफिशिएंसी कम है, परसेंटेज यील्ड जो है वो गिवन है क्वेश्चन में कम है, तो हम ना इसके अंदर लिखेंगे निकाल कर मैक्सिमम प्रोडक्ट दैट कुड बी फॉर्म्ड, ठीक है, इनटू 100, और जो भी हमें परसेंटेज यील्ड गिवन है और इतना प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होगा। असल ये परसेंटेज एक तरीके से है कि हमारी एफिशिएंसी जो है वो कम है, जितना प्रोडक्ट बनना चाहिए कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग उतना रियलिटी में नहीं बन रहा, तो परसेंटेज यील्ड हमारी कम है, तो हम बोलेंगे परसेंटेज यील्ड कितनी हो, क्या होगी, जितना हमारा प्रोडक्ट बन रहा है डिवाइडेड बाय जितना बनना चाहिए था इनटू 100। किसी किसी क्वेश्चन में आपको परसेंटेज यील्ड ही पूछ लेते हैं क्या कितनी है हमारे रिएक्शन की, जब मेरा बनना तो 20 ग्राम चाहिए था पर बन सिर्फ मेरा 15 ग्राम ही रहा है, तो हम इजीली हमारी परसेंटेज यील्ड बता सकते हैं इस केस में भी। लास्ट टॉपिक है हमारे पास आइसोटॉप्स। बचपन से सुनते आ रहे हैं आइसोटॉप्स का क्या होता है, सेम जी डिफरेंट ए, यानी कि इनका जो एटॉमिक नंबर है, देखो यहाँ पर देखो हमने ये देखा था जी क्या होता है हमारा एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है सेम जी, यानी कि इनका एटॉमिक नंबर सेम होएगा पर इनका मास नंबर जो है वो डिफरेंट होएगा। यानी होंगे ही जैसे क्लोरीन, अगर एटॉमिक नंबर सेम है यानी सेम ही एलिमेंट है ना, यानी कि इसका एक और मतलब भी हुआ, इनके अंदर प्रोटॉन्स का नंबर तो सेम है पर इन दोनों के अंदर न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट है, क्योंकि ए डिफरेंट है ना, जी तो सेम ही है, तो प्रोटॉन्स का नंबर सेम है पर न्यूट्रॉन्स का डिफरेंट है। तो इस केस में क्या होएगा, होंगे दोनों ही क्लोरीन, दोनों में प्रोटॉन्स भी इक्वल होंगे, बट फर्क इतना हो जाएगा इनमें न्यूट्रॉन्स क्योंकि अनइक्वल होंगे, तो चार्ज से फर्क नहीं पड़ेगा कि न्यूट्रॉन्स पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल चार्ज है, चार्ज भी सेम होएगा इनका, ये होंगे भी दोनों क्लोरीन, इनका मास भी इनका जो आपका एटॉमिक नंबर है वो भी सेम होगा, इनमें प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स भी इक्वल होंगे, बस इसमें क्या फर्क होगा, न्यूट्रॉन्स यानी थोड़ा सा दूसरा वाला हैवी होगा, है ना, यानी कि आपका दोनों में मास में डिफरेंट होएगा, बाकी सब कुछ इनमें सेम होएगा, थोड़ा सा हो सकता है ये क्लोरीन थोड़ा सा भारी हो, ये क्लोरीन थोड़ा सा हल्का हो, बस इनके मास में डिफरेंस होएगा। तो फिर क्या होता है ना, जैसे हमारे क्लोरीन के मान लो मुझे 4 एग्जाम्पल है, 4 मुझे ऐसे आइसोटॉप्स इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, लेट्स से क्लोरीन के 4 आइसोटॉप्स इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, तो मैं अब क्लोरीन का कौन सा मास लूँ, एक मास कहते हैं 35 है, एक मास कहते हैं 36 है, एक कहते हैं 37 है, तो मैं कौन सा मास लूँ, हम सिंपली इनकी एवरेज भी नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते सिंपली एवरेज, जो 35 वाला है वो तो 90% है इस दुनिया में, जो हमारा 36 वाला है वो हमारा सिर्फ 5% है, 37 वाला भी हमारा 5% है लेट्स से, है ना, तो हमारा जो एवरेज है वो इस तरीके से आनी चाहिए कि उनकी जो परसेंटेज है उसको भी हम कंसिडर करें ना, मतलब आप सोचो, मैं कहती हूँ कि मेरी क्लास में 2 तरीके के नंबर आते हैं, 10 मार्क्स का टेस्ट था मेरी क्लास में, 10 आते हैं कुछ बच्चों के नंबर, कुछ के 5 आते हैं, या लेट्स से कुछ के 0 आते हैं, कुछ के 10 आते हैं मेरी क्लास में नंबर, है ना, तो मेरी प्रिंसिपल मैम कहती है इसकी एवरेज लगा लो 5,
इसकी क्लास में बच्चों के नंबर आते हैं 5/10। मैं कहती हूँ नहीं, ये तो गलत तरीका है मैम, आप ये तो देख नहीं रहे हो कि जो मेरे 10 नंबर आ रहे हैं वो 90% बच्चों के आ रहे हैं, या 0 नंबर आ रहे हैं वो सिर्फ 10% बच्चों के आ रहे हैं। तो मेरी जो एफिशिएंसी होनी चाहिए, मेरी जो एवरेज होनी चाहिए वो 9 मार्क्स होनी चाहिए, 5 मार्क्स नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से परसेंटेज अबेंडेंस को भी इंक्लूड करने के लिए एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास। हमने लिखनी है परसेंटेज कितनी है इनटू एटॉमिक मास कितना है, ऐसे ही प्लस प्लस प्लस। देखो मानो 35 वाला है, 36 था, एक 37 वाला था, ठीक है। इनके एटॉमिक मास इतने थे, ये आपका 90 था, ये 90% था, ये 5% था, ये भी 5% था। तो मैं इसका कैसे करूँगी एवरेज मास कैलकुलेट? आप देखो मैं लिखूँगी यहाँ पर 35 वाले का कितना था 90%, प्लस में डालूंगी 36 वाले का था 5, प्लस में डालूंगी 37 का था 5। इन सबको जब हम ऐड करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे 100 से क्यों किया हमने यहाँ पे 95 मल्टीप्लाई किया था ना। तो सिंपली आपको फॉर्मूला याद रखना है, इससे आपका एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। इसको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट पेज हमारा ख़त्म होता है, यानी 1/3 चैप्टर आपने ख़त्म कर लिया है। इसका सेकंड पार्ट देखोगे आपको ये पूरा पार्ट मिल जाएगा, थर्ड देखोगे आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा। बट ये ग्राम इक्विवेलेंट वाला टॉपिक मैंने इसके अंदर ही इंक्लूड किया है हमारे इस चैप्टर में ही, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको 11th में भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा, तो इसको ज़रूर अच्छे से कर लेना, ठीक है। नॉर्मेलिटी की मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी, मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट नहीं है। So that's it guys, thank you for watching, bye bye, take care.